फ्रैंकली कहूँगी ये आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए, आपके नीट पीजी एंट्रेंस के लिए और उसके बाद आपकी पूरी क्लिनिकल लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द पल्मोनरी वैस्कुलेचर। ये नाम सुन के ही आधे लोग डर जाते हैं। पल्मोनरी मतलब जैसा आप जानते हैं रिलेटेड टू लंग्स, और वैस्कुलेचर मतलब ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों का पूरा नेटवर्क। तो हम आज फेफड़ों के अंदर जो खून की नलियों का एक कॉम्प्लेक्स जाल है उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है जब आप लोग हैरिसन या डेविडसन खोलते हो तो इस चैप्टर को देखकर उसके फ्लो चार्ट्स और प्रेशर ट्रेसिंग्स देख के डर लगता है। इट लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगले 1 घंटे में जब ये लेक्चर खत्म होगा आप सबको इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी बीमारी आखिर होती कैसे, उसके पीछे की साइंस क्या है और इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। हम इसको टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप रियल आईसीयू पेशेंट स्टोरीज और केस डिस्कशंस के साथ समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि वार्ड में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट कैसा दिखता है, आईसीयू में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट जब क्रैश करता है तो क्या करना होता है। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए, दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा भी, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, हाथ उठाकर पूछ लीजिए। द ओनली स्टूपिड क्वेश्चन इज द वन नॉट आस्क्ड। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सफर पर निकलते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये है हमारा आज का रोड मैप, हमारा लेक्चर प्लान। ध्यान से देखिए, इससे आपको लेक्चर का फ्लो समझ में आएगा। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। पहले सेक्शन 1 में द स्टोरी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी आम भाषा में हम फेफड़ों के अंदर ब्लड के सफर की कहानी समझेंगे। एक एक स्टेप बिल्कुल बेसिक से, कि हार्ट से गंदा खून लंग्स में साफ होने जाता कैसे है और साफ होके वापस कैसे आता है, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं समझोगे एब नॉर्मल कभी समझ नहीं आएगा। फिर सेक्शन 2 में आएगा हमारा स्टार टॉपिक, जिसमें हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स की नलियों में हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई प्रेशर की गेम राइट हार्ट को कैसे फेल करती है, इसके क्या टाइप्स हैं और इसका कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट क्या है। फिर सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे आईसीयू की सबसे बड़ी, सबसे ड्रामेटिक इमरजेंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स की नली में अचानक से आने वाला क्लॉट का खतरा जो मिनट में जान ले सकता है। सेक्शन 4 होगा लंग्स इन डिस्ट्रेस के बारे में, जिसमें हम 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी एडिमा यानी लंग्स में पानी भरना, और वैस्कुलाइटिस यानी खून की नलियों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। सेक्शन 5 में हम द हार्ट लंग कनेक्शन को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कॉर पल्मोनारे जैसी क्रॉनिक कंडीशंस आएंगी। और आखिर में सेक्शन 6 द क्लिनिकल टेक अवे। इन सब से हमें क्या सीखना है, व्हाट इज द टेक होम मैसेज फॉर यू एज अ फ्यूचर डॉक्टर। जब आपके सामने इसका पेशेंट आएगा तो आपको क्या सोचना है, क्या करना है। उसके बाद हम वीवा क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। रेडी? तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेक्शन 1 द स्टोरी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। बच्चों, मेडिसिन में एक गोल्डन रूल है और ये रूल हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे अप्लाई होता है। किसी भी बीमारी को समझने से पहले उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, उसकी फिजियोलॉजी को समझना सबसे जरूरी है। फिजियोलॉजी मतलब हमारी बॉडी नॉर्मली काम कैसे करती है। जब तक आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं पता होगा, आप एबनॉर्मल यानी हाई ब्लड प्रेशर को कैसे पहचानोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बात हमेशा हमेशा याद रखना और इसको अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में स्टार मार्क करके रेड पेन से लिख लो। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ लो प्रेशर, हाई फ्लो, लो रेजिस्टेंस सिस्टम। ये 3 शब्द इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन, जिसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। आप इसको ऐसे समझो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसको हमारा मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल चलाता है, वो एक शहर का नेशनल हाईवे जैसा है जहां गाड़ियां 200 की स्पीड से दौड़ती हैं, हाई प्रेशर हाई रेजिस्टेंस। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसको हमारा बेचारा पतला सा राइट वेंट्रिकल चलाता है, उस शहर के अंदर की शांत चौड़ी ग्रीन बेल्ट वाली सड़कों जैसी है, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हाई फ्लो, लेकिन सब आराम से स्लो स्पीड पे चल रहा है, लो प्रेशर लो रेजिस्टेंस। क्यों? ऐसा डिजाइन क्यों बनाया नेचर ने? इस डिजाइन का क्या फायदा है और जब ये डिजाइन बिगड़ता है तब क्या होता है? आइए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, ये इतना सिंपल दिखता है पर ये आपके और मेरे जिंदा रहने का रीजन है। दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ हैपनिंग एवरी सेकेंड इनसाइड आवर चेस्ट। इसको सिर्फ पढ़ो मत, इसको इमेजिन करो, अपने दिमाग में एक मूवी की तरह चलाओ। चलिए मैं आपको एक रेड ब्लड सेल की जर्नी पर लेके चलता हूँ। स्टेप 1 से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक थका हारा रेड ब्लड सेल है जो आपके पैर के अंगूठे के मसल से आ रहा है। उसने अपनी सारी ऑक्सीजन उस मसल को दे दी है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उठा ली है। अब वो नीले रंग का हो गया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये वीन्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ
इन्फीरियर वीना केवा, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, उसके थ्रू हार्ट के पहले चेंबर राइट एट्रियम में एंटर करता है। ऊपर से ब्रेन से सुपीरियर वीना केवा गंदा खून लाती है। सारा गंदा खून राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वाल्व नाम के दरवाजे से होकर नीचे वाले चेंबर यानी राइट वेंट्रिकल में जाता है। सो द राइट वेंट्रिकल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पल्मोनरी सर्किट। ये हमारा पंप है जिस गंदे खून को धोबी घाट यानी लंग्स में साफ होने के लिए भेजेगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये पंप चलता है और इस डीऑक्सीजनेटेड नीले ब्लड को पंप करता है इनटू द मेन पल्मोनरी आर्टरी। ये एक लो प्रेशर पंप है, इसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता क्योंकि इसको ब्लड को बस अपने पड़ोसी यानी लंग्स तक ही तो भेजना है, जो बिल्कुल हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड में ही है। इसलिए इसकी दीवार, इसकी मसल लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल से 3 गुना पतली होती है। ये एक मैराथन रनर है, बॉडी बिल्डर नहीं। अब स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ये ब्लड अब मेन पल्मोनरी आर्टरी से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होकर लंग्स में एंटर करता है और आगे जाकर ये आर्टरीज छोटी छोटी आर्टेरियोल्स में और फिर लाखों करोड़ों छोटी छोटी कैपिलरी यानी केशिकाएं में डिवाइड हो जाती हैं। ये कैपिलरीज एक जाल की तरह लंग्स के अंगूर के गुच्छों जैसे एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई के चारों तरफ लिपटी होती हैं। यहाँ पर होता है असली मैजिक, द गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई के अंदर जो हमने सांस ली है उसकी फ्रेश ऑक्सीजन आती है ब्लड में और हमारा रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और लाल हो जाता है और अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में छोड़ देता है, जिससे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। ये एक्सचेंज एक पतली सी पेपर से भी पतली मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। थिंक ऑफ इट, हर सांस के साथ 800 करोड़ बार ये प्रोसेस हो रहा है आपके लंग्स में। अमेजिंग। और फिर स्टेप 4, ये साफ लाल रंग का ऑक्सीजन रिच ब्लड अब पल्मोनरी वेन्यूल्स और फिर 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस हार्ट में आता है, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में। इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम और वहां से ये मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर हमारा हीरो, हमारा हाई प्रेशर बॉडी बिल्डर पंप द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर देगा ताकि वो रेड ब्लड सेल वापस पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचा सके। ये पूरा सर्किट अ सिंगल पाथ विद अ क्रूशियल जॉब। इस सर्किट में कहीं भी छोटी सी भी गड़बड़ होगी तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस टेबल को देखो और इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। इसको हमेशा के लिए याद कर लो। ये आपके वाइवा का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। बेटा, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन? पहला पैरामीटर प्रेशर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसका प्रेशर हम अपने हाथ पे बीपी का फ्लवर कर नापते हैं, वो है 120/80 mmHg, हाई प्रेशर। क्योंकि इस सर्कुलेशन को एओर्टा से ब्लड को ऊपर ब्रेन तक ग्रेविटी के अगेंस्ट और नीचे पैर के अंगूठे तक लंबी दूरी तक भेजना है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल एक बॉडी बिल्डर की तरह है, बहुत मस्कुलर। उसके कंपैरिजन में पल्मोनरी सिस्टम का प्रेशर देखो, सिर्फ 25/10 mmHg। नॉर्मली सिस्टोलिक पल्मोनरी प्रेशर 25 से 30 से कम होता है और मीन प्रेशर 15 के आसपास, बहुत बहुत कम। दूसरा पैरामीटर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आगे बढ़ने में रुकावट। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो छोटी आर्टरीज यानी आर्टेरियोल्स होती हैं, उनकी दीवारों में बहुत सारी स्मूथ मसल होती हैं। वो कसकर हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, इसलिए वहां हाई प्रेशर चाहिए होता है ब्लड को आगे धकेलने के लिए। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में वेसल्स बहुत थिन वॉल्ड, पतली दीवारों वाली और बहुत कंप्लायंट होती हैं। कंप्लायंट मतलब वो गुब्बारे की तरह आराम से स्ट्रेच हो जाती हैं। इसलिए वहां रेजिस्टेंस भी सिस्टेमिक का सिर्फ 1/10 यानी 10वां हिस्सा होता है, बहुत कम रुकावट। तीसरा और सबसे लॉजिकल पैरामीटर वर्कलोड। अब जहां प्रेशर कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो बेचारे राइट वेंट्रिकल पे वर्कलोड भी बहुत कम है। इट्स लाइक अ मैराथन रनर डिजाइन फॉर एंड्योरेंस, नॉट फॉर पावर। इसका काम है कंटिन्यूसली हर बीट के साथ पूरी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम यानी 5 लीटर पर मिनट आगे भेजना, पर बहुत कम रुकावट के अगेंस्ट। ये नेचर का एक परफेक्ट इंजीनियरिंग डिजाइन है, अ हाई फ्लो लो प्रेशर सिस्टम। पर जब इस डिजाइन में गड़बड़ होती है, जब किसी बीमारी की वजह से लंग्स की नलियों में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तब इस मैराथन रनर को वेट लिफ्टिंग करने को कहा जाता है और तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तब होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, तब होता है कोर पल्मोनाले। अब जब हमने नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम को इतनी डिटेल में समझ लिया है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एबनॉर्मल। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसे हम शॉर्ट में पीएच कहते हैं। हमने अभी देखा कि पल्मोनरी सिस्टम एक लो प्रेशर सिस्टम है जो आराम से बिना थके काम करने के लिए बना है। तो सोचो क्या होगा अगर इस सिस्टम में प्रेशर डेंजर लेवल तक बढ़ जाए। द प्रेशर गेम बिगिंस। और ये एक डेडली गेम है। ये उस मैराथन रनर के ऊपर 100 किलो का बोझ रखने जैसा है। धीरे धीरे वो थकने लगेगा, उसके घुटने जवाब दे देंगे और एक दिन वो गिर जाएगा। यही हाल हमारे राइट वेंट्रिकल का होता है।
इस टॉपिक पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स यानी WHO क्लासिफिकेशन क्या है, इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब इसका पेशेंट आपके आईसीयू में आएगा तो आपको इस कॉम्प्लेक्स बीमारी को मैनेज कैसे करना है। ये आपके थियरी एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और प्रैक्टिकल्स का लॉन्ग केस भी। सो पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस सेक्शन। ये नंबर, बस ये एक नंबर, इसको अपने नोट्स में हमेशा के लिए लिख लो। 20 millimeters of mercury. This is the new magic number. ये नया कट ऑफ है। According to the latest 2022 ESC/ERS guidelines, यानी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर यानी MPAP ग्रेटर देन 20 millimeters of mercury at rest. अब इस डेफिनेशन में 2-3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मीन, ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर नहीं है, ये एवरेज प्रेशर है ओवर द इंटायर कार्डियक साइकिल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। दूसरा, ग्रेटर देन 20 millimeters of mercury। पहले कुछ साल पहले तक आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक्स में यह नंबर 25 millimeters of mercury लिखा होगा। हम कहते थे कि MPAP ग्रेटर देन 25 इज PH। लेकिन पिछले 10 साल में बहुत सारी रिसर्च हुई जिसमें यह पाया गया कि जिन पेशेंट्स का प्रेशर 20 से 24 millimeters of mercury के बीच में है, बॉर्डरलाइन रेंज में, उनमें भी लॉन्ग टर्म आउटकम्स खराब होते हैं। उनकी मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। इसलिए अब डेफिनेशन को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया गया है टू कैच द डिजीज अर्ली। इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए कट ऑफ को नीचे लाया गया है। सो फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस द डेफिनेशन इज MPAP मोर देन 20 millimeters of mercury। और तीसरा, ये प्रेशर हम BP कफ से नहीं नाप सकते। दिस मस्ट बी मेजर्ड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब इस डेफिनेशन के साथ ही हमें इसके टाइप्स यानी WHO क्लासिफिकेशन ऑफ PH को समझना है। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके 5 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप का कॉज और ट्रीटमेंट अलग है। ध्यान से सुनो। ग्रुप 1 है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन या PAH। इसमें प्रॉब्लम आमतौर पर अकेले पल्मोनरी आर्टरीज में ही होती है। वो नालियां छोटी हो जाती हैं, उनकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। इसके भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे इडियोपैथिक यानी कोई रीजन नहीं पता, या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जैसे स्क्लेरोडोमा या HIV या कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ग्रुप 2, ये सबसे कॉमन कॉज है PH का। ये है PH ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिजीज। इसमें प्रॉब्लम लंग्स में नहीं, लेफ्ट हार्ट में है। लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, सिस्टोलिक फेलियर, या ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहा, डायस्टोलिक फेलियर। इसलिए ब्लड आगे नहीं जा पा रहा और लंग्स में बैकअप हो रहा है। ट्रैफिक जैम लेफ्ट साइड में है पर उसकी लाइन पीछे लंग्स तक लग गई है। ग्रुप 3 है PH ड्यू टू लंग डिजीजेस एंड और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, जैसे COPD के पेशेंट्स या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD के पेशेंट्स, या जो लोग बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों में रहते हैं। वहां क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी आर्टरीज हमेशा सिकुड़ी रहती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ जाता है। ग्रुप 4 है PH ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे एक बीमारी होती है CTPH, क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसमें पुराने ब्लड क्लॉट्स जो ठीक से घुले नहीं, वो नालियों में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और रास्ता परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। और ग्रुप 5 है PH विद अनक्लियर और मल्टीफैक्टोरियल मैकेनिज्म्स। इसमें ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, जैसे सार्कोइडोसिस या कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स। इस क्लासिफिकेशन को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रुप 1 का ट्रीटमेंट अलग है, ग्रुप 2 का अलग और ग्रुप 4 का बिल्कुल अलग है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अब हम थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये कहना कि MPAP 20 है काफी नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर को ये भी जानना है कि प्रेशर बढ़ा क्यों है, प्रॉब्लम कहाँ है। क्या प्रॉब्लम लंग्स की आर्टरीज में है या लेफ्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैक प्रेशर हो रहा है। इस सवाल का जवाब हमें इस हीमोडायनामिक डेफिनेशन से मिलता है। हीमोडायनामिक मतलब ब्लड फ्लो और प्रेशर से रिलेटेड मेजरमेंट्स। इस डेफिनेशन को समझो। प्री कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनो। पहला, MPAP ग्रेटर देन 20 mmHg, ये तो PH की बेसिक डेफिनेशन है। दूसरा, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर या PAWP इज लेस देन और इक्वल टू 15 mmHg। PAWP क्या चीज है, इसे समझो। जब हम राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करते हैं तो कैथेटर को पल्मोनरी आर्टरी में आगे ले जाकर एक छोटी ब्रांच में वेज कर देते हैं, यानी फंसा देते हैं। कैथेटर के आगे एक बलून होता है, उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। इससे उस ब्रांच में आगे का फ्लो रुक जाता है। अब कैथेटर अपने आगे का प्रेशर मेजर करता है। उसके आगे क्या है, पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्रियम। तो PAWP इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। अगर ये नॉर्मल है यानी 15 से कम है, इसका मतलब लेफ्ट हार्ट आराम से ब्लड रिसीव कर रहा है, वहां कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई बैक प्रेशर नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम उससे पहले यानी प्री कैपिलरी है। द प्रॉब्लम इज इन द आर्टरीज ऑफ द लंग्स। और तीसरा, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस या PVR इज ग्रेटर देन 2 वुड यूनिट्स।
पीवीआर का सीधा सा मतलब है कि राइट वेंट्रिकल को कितनी रुकावट के अगेंस्ट पंप करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस। अगर पीवीआर हाई है मतलब नालियां, द वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई और रीमॉडल्ड, उनकी दीवारें मोटी हो गई हैं, उनका रास्ता तंग हो गया है। तो अब इन तीनों को जोड़ो। प्रेशर हाई है, एमपीएपी ग्रेटर देन 20, लेफ्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएडब्ल्यूपी नॉर्मल और रुकावट लंग्स की नलियों में है, पीवीआर हाई। इसका सीधा सा मतलब है द प्राइमरी प्रॉब्लम इज इन द पल्मोनरी आर्टरीज देमसेल्व्स। ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा WHO ग्रुप 1 PAH, ग्रुप 3 लंग डिजीज और ग्रुप 4 CTEPH में। अगर PAWP 15 से ज्यादा होता तो उसे हम पोस्ट कैपिलरी पीएच कहते, मतलब प्रॉब्लम लेफ्ट हार्ट में है। वो किस में मिलेगा? WHO ग्रुप 2 में। ये डिफ्रेंसिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट अलग है। प्री कैपिलरी पीएच में हम स्पेशल वैज़ोडाइलेटर ड्रग्स देते हैं, जबकि पोस्ट कैपिलरी पीएच में हम लेफ्ट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये बीमारी एक नंबर से कहीं ज्यादा है। ये पेशेंट की लाइफ को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, ये हम इस क्लासिफिकेशन से समझते हैं। ये WHO फंक्शनल क्लासिफिकेशन बिल्कुल न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन NYHA क्लासिफिकेशन जैसी है, जो आपने हार्ट फेलियर में पढ़ी होगी। इससे हम पेशेंट की सिवियरिटी को क्लिनिकली असेस करते हैं। लेट्स इमेजिन अ पेशेंट फॉर ईच क्लास। क्लास 1 एक 30 साल की महिला है जिसको स्क्लेरोडर्मा है। रूटीन स्क्रीनिंग में उसको पीएच डिटेक्ट हुआ। वो आपसे आकर कहेगी, डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जॉब पे जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, मुझे कोई सांस नहीं फूलती है। उसको पीएच है पर उसकी डेली एक्टिविटीज में कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज अनड्यू डिस्पनिया और फटीग। क्लास 2 अब वही पेशेंट 2 साल बाद आती है। वो कहेगी, डॉक्टर साहब मैं आराम से चल लेती हूँ पर अब मार्केट जाकर सब्जी लाने में थक जाती हूँ, अगर 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए तो सांस फूल जाती है। स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शी इज कंफर्टेबल एट रेस्ट। क्लास 3 अब वो 5 साल बाद आती है। वो बोलेगी, डॉक्टर साहब अब मेरी हालत बहुत खराब है, मैं घर में ही रहती हूँ, किचन से बाथरूम तक जाने में ही थक जाती हूँ, नहाने में भी सांस फूल जाती है। मार्क लिमिटेशन, लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी कॉजेज सिम्टम्स। और क्लास 4 ये पेशेंट आपको वार्ड में या आईसीयू में मिलेगा। वो बेड पर ही है, आराम से लेते हुए भी उसकी सांस फूल रही है। एनी फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉसिबल। उसके पैरों में सूजन, एडिमा होगी, साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर होंगे जैसे जुगुलर वीनस प्रेशर, JVP बढ़ावा, लिवर बढ़ावा, हेपाटोमेगली, पेट में पानी, एसाइटिस। सिम्टम्स में सबसे कॉमन और सबसे पहला सिम्टम है एक्सर्शनल डिस्पनिया, यानी चलने फिरने में सांस फूलना। ये धीरे धीरे बढ़ता है, साथ में थकावट, फटीग, चेस्ट पेन, चक्कर आना, सिंकोपी और एक्सर्शन भी हो सकता है। और साइंस में हमें ऑस्कल्टेशन पर एक लाउड P2 सुनाई दे सकता है। P2 पल्मनरी वाल्व के क्लोज होने की आवाज है। जब प्रेशर हाई होता है तो वाल्व जोर से थक करके बंद होता है। इस क्लासिफिकेशन से हम ना सिर्फ पेशेंट की सिवियरिटी समझते हैं बल्कि ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं, और इससे हम प्रोग्नोसिस भी बताते हैं। अ पेशेंट इन क्लास 4 हैज अ वेरी पुअर 1 ईयर सर्वाइवल रेट, मे बी लेस देन 50%। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेंट लेकर आया, आपने हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, आपको लगा कि पीएच हो सकता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप कुछ बेसिक टेस्ट कराएंगे। चेस्ट एक्सरे जिसमें आपको प्रोमिनेंट सेंट्रल पल्मोनरी आर्टरीज और राइट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट दिख सकता है। आप ECG कराएंगे जिसमें आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साइंस मिल सकते हैं। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग टूल है एकोकार्डियोग्राम। बच्चों, एको इज अ वंडरफुल टूल। ये एक अल्ट्रासाउंड है हार्ट का। वो आपको अंदाजा देगा कि राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ज्यादा है। आपको एको रिपोर्ट में क्या लिखा मिलेगा? लिखा होगा RV डायलेटेशन, यानी राइट वेंट्रिकल फूल गया है। लिखा होगा RV सिस्टोलिक डिसफंक्शन। लिखा होगा पैराडॉक्सिकल सेप्टल मोशन या डी शेप्ड LV, यानी राइट साइड का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल को धक्का दे रहा है, उसको डी शेप का बना रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉपलर से हम ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन जेट वेलोसिटी या TRZ वेलोसिटी नापते हैं। इस वेलोसिटी से हम एक फॉर्मूला, A simplified Bernoulli equation 4 times V² यूज करके राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर RVSP का अंदाजा लगाते हैं। Echo will raise the suspicion of PH। लेकिन बच्चों, हमेशा याद रखना, suspicion is not confirmation। The gold standard, the definitive test to diagnose and classify pulmonary hypertension is right heart catheterization या RHC, Swan-Ganz catheterization भी कहते हैं। इसमें हम एक स्पेशल कैथेटर जिसे स्वान-गैंस कैथेटर कहते हैं, पेशेंट की जगुलर वेन गले में या फेमरल वेन जांग में से डालकर उसको सुपीरियर वीना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में प्लेस करते हैं। और वहां हम डायरेक्ट लाइव रियल टाइम प्रेशर्स मेजर करते हैं। RA प्रेशर, RV प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड मीन, और बलून इन्फ्लेट करके वेज प्रेशर। इसी से हमें MPA, WP, PVR के एग्जैक्ट वैल्यूज मिलते हैं।
ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही होता है, बट इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग स्पेसिफिक एक्सपेंसिव पीएच मेडिकेशंस। अब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया आरएचसी से। मान लो एक पेशेंट है, ग्रुप 1 पीएच, प्री कैपिलरी पीएच, फंक्शनल क्लास 3। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइज्ड है। इसका एम है पल्मोनरी आर्टरीज को रिलैक्स करना, यानी वेजोडाइलेट करना। हम आमतौर पर 3 मेजर पाथवेज को टारगेट करते हैं। पहला है प्रोस्टासाइक्लिन पाथवे। प्रोस्टासाइक्लिन एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है, तो हम इपोप्रोस्टिनॉल, इलोप्रोस्ट जैसे ड्रग्स आईवी इनहेल या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ये बहुत पावरफुल ड्रग्स हैं। दूसरा है एंडोथेलिन पाथवे। एंडोथेलिन एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो हम उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं विथ एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स या ईआरएस जैसे बोसेंटन, एम्ब्रिसेंटन। ये ओरल टैबलेट्स हैं। और तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक वेजोडाइलेटर है। इसको बढ़ाने के लिए हम PDE5 इनहिबिटर्स जैसे सिल्डेनाफिल, जो वाइग्रा के नाम से फेमस है, टैडालाफिल या ग्वानिलेट साइक्लेज स्टिमुलेटर्स जैसे रियोसिग्वाट देते हैं। ये भी ओरल ड्रग्स हैं। चॉइस ऑफ ड्रग पेशेंट की सिवेरिटी, WHO ग्रुप और कोमॉर्बिडिटीज पर डिपेंड करती है। हम अक्सर कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं। एक ICU केस डिस्कस करते हैं। एक 35 साल की लेडी, नोन केस ऑफ PH ऑन सिल्डेनाफिल एंड बोसेंटन, अचानक इमरजेंसी में आती है विद सिवियर ब्रेथलेसनेस एंड हाइपोटेंशन। हर BP इज 70/40। शी इज इन शॉक। दिस इज एन RV फेलियर क्राइसिस। हम क्या करेंगे? फर्स्ट ABCs, ऑक्सीजन देंगे। फ्लूइड बहुत ध्यान से देंगे क्योंकि RV ऑलरेडी फेल हो रहा है। ज्यादा फ्लूइड उसको और स्ट्रेच करेगा। हम इंट्रोट्रोप्स शुरू करेंगे जैसे डुबुटामीन, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। साथ में हम नॉरएड्रेनालिन शुरू करेंगे टू मेंटेन सिस्टेमिक BP। और हम स्पेसिफिक पल्मोनरी वेजोडाइलेटर्स जैसे इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड या IV प्रोस्टासाइक्लिन शुरू करने के बारे में सोचेंगे। इन पेशेंट्स का मैनेजमेंट बहुत डेलिकेट होता है। चलिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बाद अब हम आते हैं एक ऐसी कंडीशन पर जो अचानक आती है और अचानक ही जान ले सकती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बाद अब हम आते हैं एक ऐसी कंडीशन पर जो अचानक आती है और अचानक ही जान ले सकती है। अ ट्रू मेडिकल इमरजेंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, द क्लॉट डेंजर। इसको शॉर्ट में PE कहते हैं। PH एक क्रॉनिक, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है जो सालों में डेवलप होती है। PE इज एन अक्यूट, ड्रामेटिक, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। ये एक सडन ब्लॉकेज है इन द पल्मोनरी आर्टरीज। सोचो, वो लो प्रेशर सिस्टम जिसमें ब्लड आराम से फ्लो कर रहा था, अचानक उसके मेन हाईवे पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया, एक बड़ा सा ट्रैफिक जैम लग गया। क्या होगा? केओस। राइट वेंट्रिकल जो आराम से मैराथन दौड़ रहा था, अचानक उसके सामने एक 10 फुट की दीवार खड़ी हो गई। उस बेचारे को अचानक इस दीवार के अगेंस्ट पंप करना पड़ेगा। इससे अक्यूट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। पेशेंट को अचानक से सिवियर सांस फूलने लगती है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में चुभन, खांसी में खून आ सकता है, और अगर क्लॉट बहुत बड़ा है तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ये ICU की सबसे कॉमन और सबसे कॉमनली मिस्ड इमरजेंसीज में से एक है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। To understand a pulmonary embolism, you have to understand this classic triad. ये 19th सेंचुरी के एक ग्रेट जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विरखाउ ने बताया था, और ये 150 साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। विरखाउस ट्रायड ये कहता है कि क्लॉट या थ्रोम्बस बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। जब ये 3 चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्लॉट बनने का रिस्क बहुत बहुत बढ़ जाता है। इसको एक कहानी की तरह समझो। पहला है स्टेसिस, यानी ब्लड फ्लो का रुक जाना या बहुत स्लो हो जाना। जब ब्लड रुक जाता है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लॉट बनने लगते हैं। आपने देखा होगा जब किसी नाली में पानी रुक जाता है तो उसमें कीड़े और गंदगी जम जाती है। वैसे ही जब ब्लड वेन्स में रुक जाता है तो उसमें क्लॉट बन जाते हैं। दूसरा है हाइपरकोएगुलेबिलिटी, यानी ब्लड की टेंडेंसी टू क्लॉट इज इंक्रीज्ड। खून नॉर्मल से ज्यादा गाढ़ा हो गया है, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जैसे फैक्टर 5 लाइडन म्यूटेशन या कैंसर जैसी बीमारियां या प्रेगनेंसी जो ब्लड को हाइपरकोएगुलेबल बना देती हैं। और तीसरा है एंडोथीलियल इंजरी, यानी जो ब्लड वेसल की अंदर की लाइनिंग है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, जो नॉर्मल में बिल्कुल स्मूथ नॉन स्टिक पैन की तरह होती है, उसमें कहीं इंजरी हो गई है, वो रफ हो गई है। वहां पर प्लेटलेट्स आकर चिपकने लगते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे कोई सर्जरी हुई या पैर में फ्रैक्चर हुआ या IV कैन्युला लगा। ये तीनों फैक्टर्स स्टेसिस, हाइपरकोएगुलेबिलिटी एंड एंडोथेलियल इंजरी जब एक साथ आते हैं, दे क्रिएट द परफेक्ट स्टॉर्म फॉर थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट फॉर्मेशन। और ये क्लॉट आमतौर पर कहाँ बनता है? इन द डीप वेन्स ऑफ द लेग्स, जिसे हम DVT कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस।
और वहां से ये क्लॉट का टुकड़ा टूटकर एम्बोलाइज करता है यानी ट्रैवल करता है वेन्स से होता हुआ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और वहां से आकर पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है। दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो अ पीई इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डीवीटी। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस लिस्ट, ये सारे रिस्क फैक्टर्स विर्शॉस ट्रायड को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इसको रटो मत, इसको समझो। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम आवर ओन वार्ड्स इन अ टिपिकल इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। रीसेंट सर्जरी। सोचो, एक 70 साल के दादाजी का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है। Surgery itself causes endothelial injury and an inflammatory response, which is a hypercoagulable state. Post-op, वो 10 दिन तक बेड पर हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं। That is stasis. तीनों फैक्टर्स एक साथ, high risk for DVT and PE. Prolonged immobilization. कोई पेशेंट है जिसको सिवियर स्ट्रोक हुआ है और वो एक साइड से पैरालाइज्ड है, बेडरिडन है, stasis. या आप लोग जब नीट पीजी की तैयारी कर रहे होते हो, 18-18 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हो। या कोई आईटी प्रोफेशनल है जो लंबी फ्लाइट से यूएस जा रहा है, 16 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठा है, इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम, स्टेसिस। कैंसर, मलिग्नेंसी यानी कैंसर ऐसी चीजें रिलीज करता है जो प्रोकोएगुलेंट होती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं, हाइपरकोएगुलेबिलिटी। पैंक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, इन सब में पीई का रिस्क बहुत हाई होता है। प्रेगनेंसी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज। ईस्ट्रोजन मेक्स द ब्लड hypercoagulable. इसलिए a young lady on OCPs who presents with sudden breathlessness and chest pain always think of PE. Trauma, जैसे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लेग फ्रैक्चर हो गया तो वहां एंडोथेलियल इंजरी भी हुई और पेशेंट इमोबिलाइज भी हो गया। ओबेसिटी इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। तो जब भी आपके पास इमरजेंसी में कोई ब्रेथलेस पेशेंट आए तो हिस्ट्री में इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जरूर पूछें। अब जब एक पेशेंट पीई के साथ इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स इज दिस अ मैसिव पीई और अ सब मैसिव पीई? और इसका जवाब एक ही चीज पे डिपेंड करता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। द की डिफरेंस इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है फॉर मोर देन 15 मिनट्स या उसको वैसोप्रेसर्स यानी बीपी बढ़ाने वाली दवाइयों जैसे नॉरएड्रेनालिन की जरूरत पड़ रही है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, देन इट इज अ मैसिव पीई। हाइपोटेंशन का मतलब है कि राइट वेंट्रिकल फेल हो गया है, द आरवी हैज फेल्ड। वो इतने बड़े क्लॉट के अगेंस्ट पंप नहीं कर पा रहा है, इससे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं जा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल आगे क्या पंप करेगा? कार्डियक आउटपुट गिर जाता है एंड द पेशेंट गोज इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इसमें मोर्टेलिटी 50% से भी ज्यादा हो सकती है। सब मैसिव पीई में क्लॉट है, राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन है जो आपको एको पे आरवी डायलेशन या बायोमार्कर्स में ट्रोपोनिन या बीएनपी एलिवेटेड दिखेगा, लेकिन पेशेंट ने अभी तक अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। द आरवी इज स्ट्रगलिंग बट इट हैज नॉट फेल्ड येट। और एक होता है लो रिस्क पीई जिसमें ना तो हाइपोटेंशन है और ना ही आरवी स्ट्रेन के मार्कर्स है। द मैनेजमेंट ऑफ मैसिव एंड सब मैसिव पीई इज कंप्लीटली डिफरेंट। मैसिव पीई रिक्वायर्स इमीडिएट रिपरफ्यूजन थेरेपी, या तो थ्रोम्बोलाइसिस यानी क्लॉट को घोलने वाली दवाई जैसे अल्टीप्लेज, टेनेक्टोप्लेज आईवी देनी है, या कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस करनी है, या सर्जिकल एम्बोलेक्टमी करनी है। सब मैसिव पीई का मैनेजमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें हम पेशेंट को आईसीयू में क्लोजली मॉनिटर करते हैं और एंटीकोएगुलेशन यानी खून पतला करने की दवाई जैसे हेपारिन का इन्फ्यूजन या न्यूअर ड्रग्स जैसे डोएक्स, रिवरॉक्साबान, एपिक्साबान शुरू करते हैं। अगर पेशेंट डिटोरिएट करता है तब थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में सोचते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम पहले क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी स्कोर्स यूज करते हैं जैसे वेल्स स्कोर या जिनीवा स्कोर। अगर प्रोबेबिलिटी लो है तो हम डी डाइमर टेस्ट करते हैं। अगर डी डाइमर नेगेटिव है तो पीई रूल आउट हो जाता है। अगर डी डाइमर पॉजिटिव है या क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी हाई है तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जो है सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, सीटीपीए। इसमें हम सीटी स्कैन करते हैं कॉन्ट्रास्ट देकर, जिससे हमें पल्मोनरी आर्टरीज में क्लॉट एक फिलिंग डिफेक्ट की तरह साफ दिख जाता है। Next, we'll look at two very different ways the lung's vascular system can become overwhelmed. एक में lungs में पानी भर जाता है, दूसरे में खून की नलियों में ही आग लग जाती है यानी inflammation. Both cause severe distress. We are talking about pulmonary edema and pulmonary vasculitis. दोनों ही conditions में patient आपके पास आएगा with severe breathlessness, hypoxia, oxygen saturation कम होगा. लेकिन उनका cause, उनकी पैथोफिजियोलॉजी और उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसलिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करना यानी इनके बीच का फर्क समझना एक क्लिनिशियन के लिए, एक आईसीयू डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए पहले पल्मोनरी एडिमा को समझते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा का आम भाषा में मतलब है फ्लूइड इन द लंग्स। लंग्स के जो एयर सैक्स हैं यानी एल्वियोलाई, जहां गैस एक्सचेंज होना चाहिए, उनमें हवा की जगह पानी भर जाता है।
अब सोचो, अगर एल्वियोलाई में पानी भर जाए तो क्या ऑक्सीजन ब्लड में जा पाएगी? नहीं। इसलिए पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये दो मेन तरह का होता है और इनका डिफरेंस समझना आपके वाइवा और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। पहला है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा। कार्डियोजेनिक मतलब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट। यहाँ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इन द हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है। क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ अ मैसिव हार्ट अटैक या क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। वो आगे ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो ब्लड पीछे लेफ्ट एट्रियम में और वहां से पल्मोनरी वेन्स में बैकअप होता है। इससे पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फ्लूइड कैपिलरीज से लीक होकर एल्वियोलाई में चला जाता है। इसमें कैपिलरीज की दीवार ठीक है, वो लीकी नहीं है, बस प्रेशर हाई है। पेशेंट को ऑर्थोपनिया होता है, यानी लेटने पर सांस ज्यादा फूलती है। उसको पीएनडी होता है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, यानी रात को अचानक सांस फूलने से नींद खुल जाती है। जब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो आपको चेस्ट में अस्कल्टेशन पर क्रेपिटेशन सुनाई देंगे। पेशेंट को पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम भी आ सकता है। चेस्ट एक्सरे पर आपको बैट स्विंग अपीयरेंस मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट है लेफ्ट हार्ट को सपोर्ट करना और एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालना। हम डायूरेटिक्स देते हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड का इंजेक्शन, ताकि पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से निकल जाए। दूसरा है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या ARDS। यहाँ हार्ट बिल्कुल ठीक है, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स इन द लंग्स दमसेल्व्स। कोई सिवियर इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, सेप्सिस या पेंक्रिएटाइटिस या कोई टॉक्सिक गैस इनहेलेशन, इससे लंग्स में एक वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ये इन्फ्लेमेशन पल्मोनरी कैपिलरीज की वॉल को डैमेज कर देती है, उनको लीकी बना देती है। द परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज इंक्रीजेस और अब प्रोटीन रिच फ्लूइड एल्वियोलाई में लीक हो जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन कार्डियोजेनिक एडिमा द कैपिलरीज आर इंटैक्ट, प्रेशर इज हाई। इन ARDS द प्रेशर इज नॉर्मल बट द कैपिलरीज आर लीकी। ARDS का चेस्ट एक्सरे डिफ्यूज बायलैटरल व्हाइट आउट लंग जैसा दिखता है। ARDS में डायूरेटिक्स का ज्यादा रोल नहीं होता। इसका मेन ट्रीटमेंट है मैकेनिकल वेंटिलेशन विद अ लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी, यानी वेंटिलेटर पे हम पीप पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर यूज करते हैं ताकि एल्वियोलाई खुले रहें, और कम टाइडल वॉल्यूम यूज करते हैं ताकि लंग्स को और डैमेज ना हो, और हम अंडरलाइंग कॉज जैसे सेप्सिस को ट्रीट करते हैं। अब आते हैं एक रेयर बट वेरी सीरियस ग्रुप ऑफ डिजीजेस पर, पल्मोनरी वैस्कुलाइटिस। यहाँ वैस्क्यू का मतलब वेसल और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स। ये ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। ऑटो इम्यून मतलब खुद की इम्यूनिटी खुद की दुश्मन। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही ब्लड वेसल्स को फौरन समझकर अटैक करने लगता है। इस स्लाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है ग्रैनुलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, जिसका पुराना नाम था वेगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। इसमें स्मॉल टू मीडियम साइज्ड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें एक क्लासिक ट्रायड ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, साइनस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स एंड किडनीज। पेशेंट को नाक से खून आना, साइनस में प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, खांसी में खून, हिमोप्टाइसिस, और पेशाब में खून आना, हेमाटूरिया, ये सब हो सकता है। ये एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस है। एंका का मतलब होता है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो हमारे ही व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम्स जैसे प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट बन जाती हैं। सी एंका इज वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस डिजीज। दूसरा है गुड पास्चर सिंड्रोम। इसमें लंग्स और किडनीज दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटी GBM डिजीज है। पेशेंट आपके पास आएगा विद मैसिव हिमोप्टाइसिस, खांसी में खून, एंड रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी फेलियर, अ ट्रू पल्मोरेनल सिंड्रोम। और तीसरा है इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमैटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस या चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। ये आमतौर पर उन पेशेंट्स में होता है जिनको सिवियर लेट ऑनसेट एस्थमा होता है और जिनके ब्लड में इओसिनोफिल काउंट्स बहुत हाई होते हैं। इसमें P एंका पॉजिटिव हो सकता है। इन सभी बीमारियों का डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बायोप्सी और स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है, और ट्रीटमेंट इम्यूनोसप्रेशन से होता है, जैसे हाई डोज स्टेरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फेमाइड या रिटक्सीमैब जैसी दवाइयों से। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। हमने अभी तक देखा कि हार्ट की प्रॉब्लम लेफ्ट हार्ट फेलियर से लंग्स में ईडिमा हो सकता है। हमने देखा कि लंग्स की प्रॉब्लम COPD ILD से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ये हार्ट और लंग का रिश्ता बहुत गहरा है। ये दो पड़ोसी हैं जो एक ही दीवार शेयर करते हैं। दे आर इनसेपरेबल पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द बॉडी। एक की तकलीफ दूसरे को जरूर इफेक्ट करती है। अब हम इस कनेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। वी विल डिस्कस कॉर पल्मोनल एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। ये दोनों ही परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे अ लॉन्ग स्टैंडिंग लंग प्रॉब्लम हार्ट को फेल कर सकती है या कैसे अ लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट प्रॉब्लम लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है।
ये हार्ट लंग एक्सिस को समझना एक अच्छे फिजिशियन के लिए बहुत जरूरी है। This is a classic long case in your final MBBS exams. आपको वार्ड में एक 60 साल का आदमी मिलेगा जो बीड़ी पीता है, उसको सालों से खांसी रहती है, सांस फूलती है और अब उसके पैरों में सूजन है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, What is the diagnosis? And the answer will be cor pulmonale. Cor मतलब हार्ट, pulmonale मतलब related to lungs. इसकी डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। Right-sided heart failure caused by chronic lung disease and the resultant pulmonary hypertension. लेफ्ट हार्ट की बीमारी से होने वाले राइट हार्ट फेलियर को कोर पल्मोनाले नहीं कहते। यहाँ प्राइमरी प्रॉब्लम लंग्स में है। इसकी कहानी समझो। इमेजिन एक पेशेंट जिसको 30 साल से COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। वो चेन स्मोकर था, उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा है। उसके लंग्स खराब हो गए हैं, उसको क्रॉनिक हाइपोक्सिया रहता है, ऑक्सीजन की कमी। इस क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से उसकी पल्मोनरी आर्टरीज में हमेशा वेजो कंस्ट्रिक्शन रहता है, जिससे धीरे धीरे उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। अब उसके राइट वेंट्रिकल को, जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम के लिए बना था, उस बेचारे मैराथन रनर को सालों तक इस हाई प्रेशर इस वेट के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है। इनिशियली द राइट वेंट्रिकल विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट। वो हाइपरट्रोफी करेगा, उसकी मसल मोटी हो जाएगी, बट इवेंचुअली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल इट विल गेट टायर्ड, इट विल डायलेट एंड इट विल फेल। दिस इज राइट-साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू अ प्राइमरी लंग प्रॉब्लम। दिस इज कोर पल्मोनाले। Patient will have raised JVP, pedal edema, tender congestive hepatomegaly, ascites. The heart has failed because the lungs failed it first. इसके ECG में भी typical findings मिलती हैं, जैसे P pulmonale in lead 2, tall P wave, जो right atrial enlargement को बताता है, right axis deviation और right ventricular hypertrophy के signs जैसे V1 में tall R wave. इसका मैनेजमेंट है आग को बुझाना, ना कि सिर्फ धुएं हवा देना। यानी अंडरलाइंग लंग डिजीज COPD को ट्रीट करना, स्मोकिंग बंद करवाना, ब्रोंकोडायलेटर्स देना और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन थेरेपी देना। और अगर राइट हार्ट फेलियर सिवियर है तो डायरेटिक्स देना। हार्ट लंग कनेक्शन का एक और फैसिनेटिंग और ट्रैजिक एग्जाम्पल है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ यानी पैदाइशी। बचपन से हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार में एक बड़ा सा होल है। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 120/10, राइट वेंट्रिकल के प्रेशर 25/5 से बहुत ज्यादा होता है। तो ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ शंट करेगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में जाके लंग्स में चला जाएगा। इसे हम लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं। अब सोचो, लंग्स के पास नॉर्मल 5 लीटर पर मिनट ब्लड की जगह 10 या 15 लीटर पर मिनट ब्लड आ रहा है। सालों तक दिस हाई फ्लो एंड हाई प्रेशर विल कॉज डैमेज टू द पल्मोनरी आर्टरीज। धीरे धीरे उनकी दीवारें मोटी हो जाएंगी, उनमें परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वैस्कुलर रीमॉडलिंग। दिस विल लीड टू सिवियर इरिवर्सिबल पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब एक सिचुएशन आएगी जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो सिस्टेमिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा? द शंट विल रिवर्स। ब्लड विल नाउ फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर राइट वेंट्रिकल टू द लोअर प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड नीला ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिक्स होने लगेगा। पेशेंट विल बिकम साइनोटिक यानी नीला पड़ने लगेगा। उसके लिप्स, उसकी टंग, उसके नेल्स नीले हो जाएंगे। उसके नेल्स में क्लबिंग हो जाएगी। This condition, where a long-standing left-to-right shunt reverses to a right-to-left shunt due to the development of severe pulmonary hypertension, is called Eisenmenger syndrome, a devastating complication of uncorrected congenital heart disease like ASD, VSD और PDA. एक बार आइजनमेंगर सिंड्रोम डेवलप हो जाए तो हम उस डिफेक्ट को सर्जरी से क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अब राइट वेंट्रिकल को वो होल एक आउटलेट की तरह चाहिए। अगर हमने उसको बंद कर दिया तो राइट वेंट्रिकल इमीडिएटली फेल हो जाएगा। इस स्टेज पे सिर्फ हार्ट लंग ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह जाता है। ओके बच्चों, हमने काफ़ी हैवी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एम्बोलिज्म, एडिमा, वैस्कुलाइटिस, कोर पल्मोनाले। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से आपके लिए, एक यंग डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द क्लिनिकल टेक अवे? इस सब ज्ञान को हम अपनी डेली प्रैक्टिस में, अपने वार्ड में, अपने ICU में कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि आखिर में ये सब पढ़ने का मकसद एक ही है, टू बिकम अ बेटर डॉक्टर एंड टू हेल्प आवर पेशेंट्स। Let's try to simplify everything into a practical, step-by-step approach. एक systematic approach जो आपको हमेशा ऐसी situations में guide करेगा। द लेटेस्ट गाइडलाइंस ने इस डायग्नोस्टिक जर्नी को इस सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस में डिवाइड किया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टेप 1 है सस्पिशन। सस्पिशन मतलब शक करना। आप अपनी OPD में बैठे हैं, एक पेशेंट आता है विद अनएक्सप्लेन्ड एक्सर्शनल डिस्निया,
चलने पे सांस फूलती है। ये एक बहुत बहुत कॉमन सिम्टम है। ये अनीमिया में भी हो सकता है, एस्थमा में भी, हार्ट फेलियर में भी। बट योर जॉब इज टू कीप अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, स्पेशली अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे स्क्लेरोडर्मा या फैमिली हिस्ट्री। आपको सोचना है, कुड दिस बी पीएच? स्टेप 2 है डिटेक्शन। आपका सस्पेशन है, अब आप उसको डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टूल यूज करेंगे। एंड द बेस्ट फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टूल इज ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी। आप पेशेंट को एको के लिए भेजेंगे। एको आपको बताएगा कि हाँ, आरवी प्रेशर हाई लग रहा है। स्टेप 3 है कन्फर्मेशन। एको ने आपके सस्पेशन को बढ़ा दिया। उसने दिखाया कि आरवीएसपी एस्टिमेटेड 60 mmHg है। अब आप पेशेंट को एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में रेफर करेंगे फॉर कन्फर्मेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। और कन्फर्मेशन कैसे होगा? with the gold standard, right heart catheterization. So from the first line physician to the specialized center, this is the pathway: suspect, detect and confirm. यही अप्रोच आपको बाकी कंडीशंस में भी रखना है। पेशेंट विद सडन ब्रेथलेसनेस, प्लूरिटिक चेस्ट पेन एंड अ रीसेंट सर्जरी, suspect PE. Use a clinical score like Wells to detect the probability, then confirm with CTPA. Patient with breathlessness, orthopnea and crepitations, suspect pulmonary edema. Use clinical signs and an X-ray to detect it, then find the cause. Is it cardiogenic or non-cardiogenic? हमेशा एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना है। एंड दिस इज द कोर चैलेंज। इस कोट को ध्यान से पढ़ो। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मैनेजिंग दीज डिजीजेस। द डायग्नोसिस इज ऑफन डिलेड। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स, सांस फूलना, थकावट, इतने नॉन स्पेसिफिक हैं, इतने कॉमन हैं। ये मोर प्रेवलेंट डिजीजेस जैसे एस्थमा, सीओपीडी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के सिम्टम्स से ओवरलैप करते हैं। एक 45-year-old लेडी आती है विद फटीग एंड डिस्पनिया। हम सोचते हैं मे बी शी इज एनीमिक, मे बी इट्स एंजाइटी, मे बी इट्स अर्ली हार्ट फेलियर। वी ऑफन मिस द पॉसिबिलिटी ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और जब तक डायग्नोसिस बनता है, कई साल निकल जाते हैं। तब तक बीमारी काफी एडवांस हो चुकी होती है। राइट वेंट्रिकल को इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है। सो द टेक अवे फॉर यू इज हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। थिंक अबाउट इट। अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू बेटर आउटकम्स। चलिए इसी बात पर कुछ वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, व्हाट इज द न्यू हीमोडायनामिक डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन? आपको बोलना है, सर इट इज डिफाइंड एज अ मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ग्रेटर देन 20 mmHg एट रेस्ट मेजर्ड बाय राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। फिर वो पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री कैपिलरी एंड पोस्ट कैपिलरी पीएच? आप बोलेंगे, सर इन प्री कैपिलरी पीएच द PAWP is less than or equal to 15 mmHg, whereas in post capillary pH the PAWP is greater than 15 mmHg. फिर वो पूछेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैसिव PE? आपको बोलना है, सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद सस्टेन्ड हाइपोटेंशन डिफाइंड एज सिस्टोलिक BP लेस देन 90 mmHg फॉर मोर देन 15 मिनट्स और रिक्वायरिंग इनोट्रोप्स। फिर वो पूछेगा, अ COPD पेशेंट हैज पेडल एडीमा एंड रेज्ड JVP, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? आप कहेंगे, सर कॉर पल्मोनेले। फिर वो पूछेगा, व्हाट आर द ECG फाइंडिंग्स ऑफ कोर पल्मोनेले? आप बताएंगे, P pulmonale, right axis deviation and signs of RVH like tall R in V1। ऐसे ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, व्हाट इज आइजनमेंजर सिंड्रोम? आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझानी है ऑफ शंट रिवर्सल। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और आखिर में आई वांट टू लीव यू विद दिस क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स को ड्राइव करता है। ये सारी बीमारियां, चाहे वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो या अर्ली कोर पल्मोनाले, धीरे धीरे साइलेंटली शुरू होती हैं। जब तक पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी शार्पन आवर क्लिनिकल सस्पिशन? हाउ कैन वी डेवलप बेटर स्क्रीनिंग टूल्स? हाउ कैन वी एजुकेट आवर प्राइमरी केयर फिजिशियंस बेटर? कैसे हम इस डेंजर को एक क्राइसिस बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इस पर सोचिए। दिस इज द फ्यूचर ऑफ मैनेजिंग पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीजेस, फाइंडिंग द डिजीज बिफोर इट फाइंड्स द पेशेंट। चलिए अब लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक ICU इमरजेंसी सिमुलेशन करते हैं। Imagine you are the doctor on duty in the ICU. A 65-year-old male who is on day 3 post-hip replacement surgery suddenly becomes breathless. नर्स आपको बुलाती है, डॉक्टर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप पेशेंट के पास जाते हैं, he is gasping for air. उसकी हार्ट रेट 130 है, रेस्पिरेटरी रेट 35 है, SpO2 85% ऑन रूम एयर है और BP 80/50 है। What is your first thought? What is your differential diagnosis? A post-op patient with sudden breathlessness, tachycardia, hypoxia, and hypertension. Number 1 diagnosis is massive pulmonary embolism. What will you do? Step 1, ABCs: airway, breathing, circulation. Give high flow oxygen. Secure 2 large bore IV cannulas. Start IV fluids, but be cautious. Step 2, call for help. Inform your senior, call the cardiology and radiology team. Step 3,
While your team is getting organized, do a quick bedside echo. If you see a dilated, hypokinetic right ventricle, your suspicion for massive PE is very high. Step 4. If the patient is stable enough, send him for an urgent CTPA. If he is too unstable to be shifted, you might have to make a clinical decision. Step 5. The patient is in shock. Start vasopressors like noradrenaline. Step 6. CTPA confirms a large saddle embolus in the main pulmonary artery. This is a massive PE. What is the definitive treatment? Immediate reperfusion. You will thrombolize the patient with IV alteplase right there in the ICU after checking for contraindications. This is how you save a life. You have to think fast and act fast. चलिए अब एक रैपिड रिवीजन करते हैं। हमने शुरू किया पल्मोनरी सर्कुलेशन से, जो एक हाई फ्लो लो प्रेशर सिस्टम है। फिर हमने देखा कि जब इस लो प्रेशर सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, डिफाइंड एज MPAP ग्रेटर दैन 20 mmHg। इसके 5 WHO ग्रुप्स हैं। डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड RHC है। फिर हमने अच्यूट इमरजेंसी पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिस्कस की, जिसका रीजन वर्चाउस्ट्राइड है और जिसका मैनेजमेंट पेशेंट के हीमोडायनामिक स्टेटस मैसिव वर्सेस सबमैसिव पर डिपेंड करता है। हमने पल्मोनरी एडिमा के 2 टाइप्स, कार्डियोजेनिक और ARDS का डिफरेंस समझा। हमने रेयर ऑटो इम्यून डिजीजेज NC एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस को डिस्कस किया। और आखिर में हमने हार्ट लंग कनेक्शन को कोर पल्मोनाले और आइजनमेंगर सिंड्रोम के एग्जाम्पल से समझा। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जाकर बुक से जरूर